वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। वक्त है दोस्तों आप समझने का। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन व्यापम सब इंजीनियर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो इजी होता है, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें विदाउट फार्मूले के हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज है क्वेश्चन नंबर 100 को हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 100 में क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि इसे देखने में हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत भारी टफ क्वेश्चन होगा, बट इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जो है व्यापम सब इंजीनियर में, ITI TO में हम यहाँ बात करेंगे, दो एग्ज़ाम की बात करेंगे स्पेशली हम, व्यापम सब इंजीनियर और ITI TO की बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर यदि स्पेशली हम देखें तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो इजी होता है, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक ये सॉल्व नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या मांगा गया और क्या कैलकुलेशन करके हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन दिया है 2000 ओम के 2 वाट प्रतिरोधक के पार्श्व में संयोजित किए गए हैं, उनका संयुक्त प्रतिरोध मान और वाट दर क्या होगा। हमें निकालना है कि 2000 ओम और 2 वाट के प्रतिरोधक मतलब कि रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब ये दोनों रेजिस्टेंस को यदि हम कैलकुलेशन करके कैसा सॉल्व करेंगे हम, चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन को यदि हम देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो इसका सर्किट डायग्राम बना लें। एक तो 2000 ओम का एक 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और वो 2 वाट के रेजिस्टेंस है, मतलब 2000 ओम है और वाटेज रेटिंग है वो 2 वाट है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम इस टाइप से बनाएंगे। यहाँ पर चलिए एक 2000 वाट का 2 वाट का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2000 ओम है। तो 2 वाट के रेजिस्टेंस का 2 वाट का जो रेजिस्टेंस है उसी की रेटिंग यहाँ पर दी हुई है। तो पावर यहाँ पर दी हुई है 2 वाट और ओम जो है रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2000 ओम। अब यदि इसका कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन में यहाँ पर संयुक्त प्रतिरोध का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले पैरेलल में यदि हम इसको कनेक्शन करते हैं तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाता है R/N। ठीक है, तो कैलकुलेशन यदि हम करें तो कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले तो इसमें R1 और R2 का मान यहाँ पर रखेंगे। तो बेसिकली यदि R1 और R2 के मान को हम यहाँ पर रखते हैं इस फार्मूले में, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस का मान निकालने का यही फार्मूला है, तो इसको इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अब यदि वैल्यू को पुट करें हैं यहाँ पर तो ये 1/R यहाँ पर दिया हुआ है, 2000 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो इसका कैलकुलेशन यदि हम करते हैं 2000 ओम का रेजिस्टेंस यदि निकालें तो अपान में हो जाएगा 2000। ठीक है, अब 2000 इसमें क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1 + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन इस टाइप से करना है आपको। चलिए इसका बेसिक कैलकुलेशन यदि किसी को नहीं बनता तो हम इस टाइप से बताएंगे आपको, क्योंकि कैलकुलेशन करते आना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन ये है, यदि हम इसका LCM लेते हैं तो LCM में कितना निकलेगा, चलिए ये हो जाएगा इसका LCM निकल जाएगा 2000। ठीक है, अब यदि इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 1/R और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2/, ठीक है 2/2000 हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा। अब 1/R दिया हुआ है और इसको 1/1000 हमें लिखना है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा में क्या हो जाएगा, R का मान 1000 निकल जाएगा। तो इस तरीके से 1000 ओम इसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। मतलब कि समांतर में जोड़ने पर पैरेलल का जो फार्मूला है वो यही फार्मूला है दोस्तों। अब इसमें टोटल पावर हमें निकालना है, तो याद रखिएगा कि यदि टोटल पावर निकालना है पैरेलल में तो P इज इक्वल टू होता है P1 + P2।
पैरेलल निकालने का फार्मूला यही है, मतलब कि पैरेलल में पावर यदि आपको निकालना है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन यदि करेंगे तो 2 वाट प्लस 2 वाट कितना हो जाएगा, 4 वाट हो जाएगा दोस्तों। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन आप इसे कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक फंडा यही है कि आपको फार्मूले पता रहना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन दिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। हाउ मच विल बी द करेंट ड्रॉ द 15 लैम्प्स ऑफ 50 वाट्स आर यूज्ड फॉर 5 आवर्स पर डे इन हॉस्टल। इट मीन्स यदि इसको समझे तो कितनी विद्युत की खपत होगी यदि 50 वाट का 15 यदि हम लैंप यूज़ करें एक छात्रावास में, एक भवन में, प्रतिदिन 5 घंटे जलेंगे। तो प्रतिदिन यदि 5 घंटे हम किसी बल्ब को जलाएं, ठीक है, और 15 लैंप को हम 5 घंटे जलाएं और प्रत्येक जो लैंप है वो 50 वाट के हैं, तो हमें पता करना है कि इस छात्रावास में कितनी विद्युत की खपत होगी। तो कितनी विद्युत की खपत होगी यदि 50 वाट का 15 लैंप एक छात्रावास भवन में प्रतिदिन 5 घंटे तक उपयोग किया जाए। इस सिचुएशन में यदि हमें कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन किस टाइप से करना होगा, इसके इसे सॉल्यूशन में देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में नंबर ऑफ लैंप 15 लैंप दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे वाटेज ऑफ ईच लैंप, तो प्रत्येक लैंप की जो वाटेज रेटिंग दी हुई है 50 वाट, तो प्रत्येक लैंप की 50 वाट दी। तो यहाँ पर देखेंगे 15 गुणित 50 यदि करें हम, क्योंकि 15 लैंप पे 50 वाट दिया है, तो ये 15 पाँचे 75 मतलब 750 वाट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इतना कैलकुलेशन करके हमें निकाल लेना है। नंबर ऑफ हावर्स यूज्ड, मतलब कि हम कितने घंटे यूज़ कर रहे हैं, 5 घंटे यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, एकदम ईजी है। तो सिस्टम का सप्लाई वोल्टेज कितना होता है, किसी भी सिस्टम का सप्लाई जो है सिंगल फेस में 240 वोल्ट होता है, ये सभी को पता है। अब टोटल वाटेज आप 15 लैंप का निकाले हमने, कितना 750 वाट निकले। अब हमारे पास पावर निकालना है, तो पावर का फार्मूला क्या है, P = V × I। अब हमें पावर निकालना है, तो पावर तो दी हुई है तो हमें पावर निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर कितनी दी है 750, इसकी जगह 750 रख सकते हैं हम। वोल्टेज कितना दिया है हमारे पास, तो वोल्टेज हमारे पास जो दिया हुआ है दोस्तों ये 240 वोल्ट दिया है। अब करंट का मान हमें निकालना है, ठीक है, तो करंट का मान हम निकालेंगे तो ये कैलकुलेशन करके निकालेंगे, 750 - 240 = I हो जाएगा। इस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो ये अपान में हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगी, इस साइड जब आएगा तो ये अपान में हो, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, इक्वल है। दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, इक्वल है। जब इक्वल है तो स्वाभाविक सी बात है ये कैलकुलेशन करेंगे तो कट जाएगा। तो 750 को हम 240 से काट देंगे, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से काट दीजिए आप, दोबारा 24 हो जाएगा, और ये 2 × 6, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसको 3 से काटना पड़ेगा, 3 × 8 = 24, और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, ये 25 बार हो जाएगा। फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये मान निकल के यहाँ पर आएगा, I = 3.125 एम्पियर आ जाएगा। I = 3.125 एम्पियर। तो इस टाइप से कैलकुलेशन करके आप दोस्तों इसे निकाल सकते हैं। चलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम, तो इसका जो बेसिक कैलकुलेशन है आप सिंपल कैलकुलेशन इस टाइप से कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, शॉर्टकट ट्रिक के हिसाब से हम आपको बताएं तो शॉर्टकट ट्रिक इसका यही है कि आप क्या करें, सबसे पहले तो हमारे पास 15 लैंप दिया है और 50 वाट का दिया हुआ है, तो 15 × 50 कर ले तो 750 निकल गया। ये किसका मान है, पावर का मान है, ये P का मान है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास क्या है, सप्लाई जो वोल्टेज देते हैं वो 240 वोल्ट होता है सिंगल फेस के लिए। सिंगल फेस में कितना होगा, 240। तो हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। P = V × I होता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे हम, तो यहाँ पर कैलकुलेशन किस टाइप से निकल के जाएगा। अब इस कैलकुलेशन में हमें निकालना है, तो कैलकुलेशन का सिंपल सा फंडा होता है कि अब इसमें 5 घंटे भी दिए हुए हैं, ठीक है, 5 घंटे दिए हैं, तो इसको यहाँ पर T से हम इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब P = V × I × T,
ठीक है, अपान 1000, क्योंकि यूनिट निकाल रहे हैं हम, तो यूनिट में 1000 का हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा दोस्तों, तब ही कैलकुलेशन करके आप इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। अब यदि हमारे पास, यदि हम इसको सप्लाई निकालते हैं कि कितना, इसमें कितनी विद्युत की खपत होगी, तो सिंपल फंडे से हम इसे निकालेंगे कि P इज इक्वल टू V कितना दिया है दोस्तों हमारे पास, V इंटू आई इंटू टी अपान 1000। इस फार्मूले में ये मान रखेंगे तब टोटल पावर निकलेगी दोस्तों, जो पावर कंज्यूम होगी उसका मान निकलेगा। तो यहाँ पर निकालेंगे, वोल्टेज 240 दिया हुआ है, ठीक है, करेंट का मान हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, इसका कैलकुलेशन करके निकालना होगा। इसको दूसरी मेथड से भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यदि आपके पास करंट निकालना है तो करंट आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू पी अपान वी से, ठीक है। तो इसमें करंट जो निकला 3.25 एम्पियर निकला है। अब यही करंट के मान को हम यहाँ पर रख सकते हैं, वोल्टेज दिया है, टाइम दिया है, हम आराम से निकाल सकते हैं। चलिए ऐसे निकालते हैं हम। वोल्टेज हमारे पास कितना दिया है 240, करंट कितना दिया है 3.125 और टाइम कितना दिया है हमारे पास 5 प्रतिदिन, और अपान में क्या हो जाएगा 1000। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर 3.125 दिया हुआ है, इसका कैलकुलेशन कर दें तो इसके नीचे इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और पूरा यदि हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, टोटल पावर निकालना है तो, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स बनते हैं वन लाइनर, उस वन लाइनर को भी हम समझेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं कभी कभी, जो क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो, लेकिन जो बेसिक यदि क्वेश्चन आते हैं जो ओनली फॉर न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूलेज भी पता रहना चाहिए। जब हमें फार्मूले पता होंगे तभी ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वन लाइन फैक्ट को हम देखेंगे। सबसे पहले है निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता क्या है, तो रिलेटिव परमिटिविटी का मान क्या होता है। तो निर्वात में यदि बात की जाए, वैक्यूम की बात की जाए, यहाँ पर वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में रिलेटिव परमिटिविटी या सापेक्ष विद्युतशीलता की बात की जाए तो इसका मान होता है 1। नेक्स्ट है, यदि एक परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तब क्षेत्र क्या हो जाएगा, घटेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि दो आवेशों के बीच एक कुचालक की मोटी शीट रख दिया जाए तब दोनों आवेशों के मध्य जो बल होगा वो बल घट जाएगा दोस्तों, क्योंकि दो आवेशों के बीच में एक कुचालक की मोटी शीट रखी हुई है, तो मोटी शीट रखने के कारण इन दोनों के बीच में जो बल होगा वो वीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यदि केबल में अधिकतम प्रवणता होती है तो ये किस में होती है, तो यदि एक केबल में अधिकतम प्रवणता होती है तो वो उसके कंडक्टर में होती है, याद रखना, क्योंकि अंदर का जो बेयर कंडक्टर है उसके अंदर होती है। नेक्स्ट है, यदि वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम लगाए तब संधारित्र की धारिता पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, विद्युतशीलता का मात्रक फैराड पर मीटर। नेक्स्ट है, विद्युतशीलता का मात्रक पूछा जाता है दोस्तों, फैराड पर मीटर होता है। किसी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश का मान कितना होता है, तो किसी भी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश का मान -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 1 वोल्ट समान है, 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम के समान है। नेक्स्ट है, एक संधारित्र पर विभवांतर पहले की अपेक्षा दुगना कर देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो विभवांतर पर निर्भर नहीं होगी। एक कोई कैपेसिटर है, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पहले की अपेक्षा यदि 2 गुना कर दिया जाए, मतलब कि हम ये करेंगे कि वोल्टेज यदि पहले 1 वोल्ट था तो हमने वोल्टेज को 2 वोल्ट कर दिया, 2 गुना कर दिए, ठीक है, या 2 वोल्ट है तो उसका 2 गुना कर दिया, हमने 4 वोल्ट कर दिए। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर नहीं करती, याद रखिएगा। ठीक है, वो करंट जो है करंट के डेंसिटी पर डिपेंड करेगी। दो समान व बराबर आवेशों के मध्य एक तीसरा व बराबर आवेश रखा गया है, तो तीसरा आवेश क्या हो जाएगा, स्थायी साम्यावस्था में रहेगा। तीसरा जो आवेश है वो स्थायी साम्यावस्था में ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तीन आवेश जो क्रमशः 2q माइनस क्यू माइनस क्यू के तुल्य है, एक सम त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं, तो त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र पर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा परंतु विभव शून्य हो जाता है। तो ऐसा कैसे संभव है, तीन आवेशों को क्रमशः हमने क्या किए, हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मतलब कि 2q माइनस क्यू और माइनस क्यू के तुल्य कर दिया हमने, और एक त्रिभुज के शीर्ष पर रखा गया है। तो इस टाइप से त्रिभुज के शीर्ष पर यहाँ पर एक और इस यहाँ पर इस टाइप से रखा गया दोस्तों। तो अब यहाँ पर त्रिभुज जो बन रहा है, इस त्रिभुज के सिरों पर जो त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र पर जो बल होगा ये किस टाइप का होगा, ये पूछा गया है। नेक्स्ट है, दो समांतर में संयोजित कैपेसिटर्स प्रत्येक 2 माइक्रोफैरड के तुल्य उसकी धारिता क्या होगी। तो दो समांतर में जुड़े हैं, तो समांतर में क्या हो जाएगा दोस्तों, समांतर में हो जाएगा C = C1 + C2 समांतर में। तो ये C क्या है, C1 का मान 2 माइक्रोफैरड है, 2 + 2 क्या हो जाएंगे, 4 माइक्रोफैरड हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। दो समान आकार के गोलाकार चालकों A तथा B, जिनमें A ठोस तथा खोखला है, तो समान विभव पर आवेशित किया गया है। यदि A और B पर आवेश क्रमशः AQ तथा BQ है, तब इन दोनों का मान क्या होगा। तो इसमें एक मान -AQ हो जाएगा और दूसरा मान हो जाएगा SQ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि हमें इसको कवर करें पूरा, तो नेक्स्ट पॉइंट है, संधारित्र में विद्युत आवेश संचित रहता है। तो संधारित्र में विद्युत जो आवेश है वो कहाँ संचित रहता है दोस्तों, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रहता है, मतलब कि परावैद्युत पदार्थ में होता है। तो संधारित्र में कैपेसिटर में विद्युत आवेश जो संचित रहता है वो परावैद्युत में होता है, डाइलेक्ट्रिक में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दो आवेशित चालक गोले एक तार द्वारा परस्पर संबंधित किए गए हैं तथा दोनों पर आवेश भिन्न भिन्न है, तो इसका मान क्या होगा। तो आंसर होगा इसका, कुल आवेश इसमें क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, क्योंकि दो आवेशित चालकों के जो गोले हैं वो एक तार के द्वारा जोड़े गए हैं, तो दोनों आवेश जो हैं वो संरक्षित रहेंगे, उसके कुल आवेश जो है संरक्षित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक समांतर प्लेट संधारित्र में एक परावैद्युत स्लैब रखा गया है, तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा। अब ये दो समांतर प्लेट संधारित्र में एक परावैद्युत स्लैब रखा गया है, डाइलेक्ट्रिक माध्यम रखा गया है, तो उसमें विभवांतर तो शून्य होगा, 0 होगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, कैपेसिटर संग्रह कर सकता है। कैपेसिटर क्या संग्रह करता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आवेश, चार्ज। कैपेसिटर चार्ज को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता। ऑप्शन इसमें यदि देखा जाए वन लाइन फैक्ट में, तो इस किसी आंतरिक बिंदु पर आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र किसी आंतरिक बिंदु पर उत्पन्न नहीं करता, याद रखिएगा। इसीलिए कार के ऊपर जब बिजली गिरती है और उसके पूरे शीशे लगे हुए हैं, तो अंदर बैठे हुए व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। स्थैतिक विद्युत खालिस्तान के द्वारा उत्पन्न होती है, तो स्थैतिक जो विद्युत है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्रैक्शन के कारण, घर्षण के कारण ही होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तब यह क्या हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब खो देगा तो वो पॉजिटिवली धनावेशित हो जाएगा, मतलब विद्युतीय रूप से धनावेशित हो जाएगा, पॉजिटिवली हो जाएगा वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है,
और जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खो देगा तो उसकी जगह क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा वो। नेक्स्ट पॉइंट, एक आवेशित पिंड के चारों ओर का स्थान जहां आवेश चार्ज का प्रभाव रहता है खाली स्थान कहलाता है। तो ऑप्शन में यदि इसका आंसर देखें तो विद्युत क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विद्युत के 1 कूलाम कितने ESU के तुल्य है? तो -3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के थ्रू ही है। नेक्स्ट पॉइंट, 2 आवेश प्रत्येक 2 कूलाम वायु में परस्पर 2 मीटर दूर रखे हैं, उनके मध्य बल कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा -9 × 10⁹ न्यूटन। पेपर कैपेसिटर सामान्यतः किस टाइप के कैपेसिटर होते हैं? तो पेपर कैपेसिटर दोस्तों स्थिर कैपेसिटर होते हैं और इसका उपयोग सीलिंग फैन में किया जाता है। याद रखिएगा, सीलिंग फैन में पेपर कैपेसिटर का ही उपयोग किया जाता है। माइका तथा सिरेमिक कैपेसिटर कहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो ये माइका तथा सिरेमिक कैपेसिटर भी स्थिर कैपेसिटर होते हैं और माइका से बना हुआ कैपेसिटर और सिरेमिक प्रकार का जो कैपेसिटर है ये स्टेबल टाइप का होता है और यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ताप वृद्धि के साथ पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक क्षमता कैसे होती? तो ताप में यदि हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है उसकी वो घट जाएगी टेम्परेचर के बढ़ने पर, और लास्ट में जो मटेरियल है वो पंचर हो जाएगा। प्रेरकी परिपथों में कैपेसिटर का उपयोग क्यों करते हैं? तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए प्रेरकी परिपथों में कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। यदि हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा, कैपेसिटर लगाना होगा। और कैपेसिटर जो है यह इनमें 3 इसकी रेटिंग होती है, एक तो अग्रगामी, पश्चगामी और 0। तो यहाँ पर कैसा होगा, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और 0 पावर फैक्टर। तो इस टाइप से इसके 3 पॉइंट होते हैं, की पॉइंट्स। नेक्स्ट देखेंगे, शंकु के आकार के आवेशित चालक पर आवेश वितरण होगा। तो किसी शंकु के आकार के आवेशित यदि कोई कंडक्टर है तो उसमें एक समान जो चार्ज है, आवेश, वह वितरण होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विद्युत क्षेत्र में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ रखने से विद्युत क्षेत्र का मान घटता है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र में यदि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेंगे तो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सीलिंग फैन की मोटर्स में फेज स्प्लिट करने के लिए किस प्रकार का कैपेसिटर उपयोग किया जाता है? तो फेज को स्प्लिट करने के लिए, मतलब कि एंगल को चेंज करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए पेपर कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पेपर कैपेसिटर का यूज़ करते हैं दोस्तों। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, शून्यकृत स्थान की विद्युतशीलता है तो उसकी होती है 1। मीडियम जो माध्यम की परावैद्युत क्षमता, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सामान्यतः किस में व्यक्त की जाती है? तो kV/mm में इसको शो किया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी माध्यम पर उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज सप्लाई करने पर क्या होगा? तो माध्यम पंचर हो जाएगा। जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है मतलब कि मटेरियल जो पंचर होने वाली जो सिचुएशन होती है, मतलब लास्ट इनिशियल स्टेज होती है जहाँ पर जो मटेरियल है, मटेरियल पंचर हो जाए, मतलब उससे करंट फ्लो होने लगे, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। तो ये पंचर हो जाता है उस समय किसी माध्यम पर उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज सप्लाई करने पर माध्यम पंचर हो जाता है। केबल में न्यूनतम विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट किस स्थान पर होगी? तो ये होती है इंसुलेशन में। केबल में न्यूनतम जो विभव प्रवणता होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इंसुलेशन में होती है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत आवेशों के मध्य बल के लिए कूलाम का नियम किसके समान होता है? तो विद्युत आवेशों में उन दोनों के मध्य जो बल है वो कूलाम का नियम
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार होता है, वैसा ही होता है दोस्तों। ये की पॉइंट से याद रखना है। वन लाइन फैक्ट में फिर देखेंगे हम यहाँ पर, एक गतिमान आवेश खाली स्थान उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। नेक्स्ट पॉइंट है, एक खोखले चालकी गोले के अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, नियत रहता है, मतलब कि कांस्टेंट रहता है। इसीलिए गाड़ी के ऊपर जब बिजली गिरती है तो उसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति को कभी शॉक नहीं लगता। चलिए, ये तो क्वेश्चन था दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे वन लाइन फैक्ट के कुछ और की पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। यदि अनेक छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तब पोटेंशियल में वृद्धि होगी कि कमी होगी। तो ये पानी की बूंदें हैं, छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना ली हमने, तो पोटेंशियल में वृद्धि होगी कि कमी होगी। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या के वर्ग के सीधे समानुपाती होती है। एक माइका तथा एक सिरेमिक कैपेसिटर समान माप के हैं, किसकी कैपेसिटी अधिक होगी? तो स्वाभाविक सी बात है, सिरेमिक कैपेसिटर की कैपेसिटी अधिक होगी अकॉर्डिंग टू माइका कैपेसिटर के। तो सिरेमिक कैपेसिटर, इसीलिए सबसे ज़्यादा सिरेमिक कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। एक माइक्रोफैरड धारिता तुल्य है, तो एक 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है डियर स्टूडेंट 10⁻⁻6 फैरड। माइनस लगाना न भूले। नेक्स्ट पॉइंट है, दो कैपेसिटर को समांतर में कैपेसिटी उनके श्रेणी में कनेक्शन की कैपेसिटी का 4 गुना होता है। इसका अर्थ क्या होगा? तो दो कैपेसिटर को समांतर में हम रख रहे हैं, उसकी कैपेसिटी उनके श्रेणी में कनेक्शन की कैपेसिटी का 4 गुना होता है, अर्थात दोनों की कैपेसिटी क्या होगी? समान होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कैपेसिटर्स के गर्म होने का कारण क्या होता है? तो कैपेसिटर के गर्म होने का कारण होता है क्षरण प्रतिरोध। नेक्स्ट पॉइंट है, माइका कैपेसिटर का विशेष गुण क्या होता है? माइका कैपेसिटर का विशेष गुण होता है उनका कम लीकेज प्रतिरोध, क्योंकि माइका कैपेसिटर में आपको प्रतिरोध कम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या जिसमें R2 इज ग्रेटर देन R1 के दो गोले परस्पर एक चालकी तार से जुड़े गए हैं, तो यदि हम इसको किसी कंडक्टर वायर से जोड़ दिया है, यदि प्रत्येक गोले को आवेश Q दिया जाए तब दोनों गोलों में पोटेंशियल कितना होगा? तो दोनों गोलों में पोटेंशियल 0 होगा दोस्तों, 0 होगा, क्योंकि R2 इज ग्रेटर देन R1 है। ठीक है, R2 और R1। नेक्स्ट की पॉइंट है, यदि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के स्थान पर कोई चालकी पदार्थ रख दिया जाए तब क्या होगा? कैपेसिटर की प्लेट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी स्टूडेंट, यदि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के स्थान पर कोई कंडक्टर मटेरियल हम रख देंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट है, डाइलेक्ट्रिक के परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन होने पर बाहर निकल जाते हैं, और उससे दो डाइलेक्ट्रिक के परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी के कारण उसमें कंडक्शन होने लगता है। एक आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक लाने से क्या हो जाता है? आवेशित चालक की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर मतलब कि केवल डीसी पर प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर या तो जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है उसको भी कह सकते हैं आप। कैपेसिटर की कैपेसिटी खाली स्थान में परिवर्तन होने पर प्रभावित नहीं होती, तो उसके प्लेट की यदि मोटाई आप थिकनेस बढ़ाते हैं, कैपेसिटर कैपेसिटी प्लेट की मोटाई बढ़ाने से उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, कैपेसिटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो उच्चतम विद्युतशीलता का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उत्तम होता है। उसमें पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा
चार्ज से बाहर की ओर आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक आवेशित चालक में आवेश हटाने की उपयुक्त विधि क्या है? चालक को ग्राउंड करना। नेक्स्ट पॉइंट है, एक समविभव सतह तथा विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सदा 90 डिग्री पर होती, सदा 90 डिग्री पर होती। याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं हमेशा 90 डिग्री पर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक आइसोलेटेड आवेशित चालक पर आवेश कितना होता है? तो चालक की सतह पर ही होता है। याद रखिएगा, कोई आवेशित चालक है, कोई आइसोलेटेड आवेशित चालक है तो चालक की सतह पर ही उसका आवेश होता है, उसका चार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक कैपेसिटर 5 वोल्ट पर 0.12 कूलाम चार्ज स्टोर करता है तो इसकी धारिता क्या होगी? तो इसका फार्मूला है C = Q/V। तो हम यहाँ पर उसकी धारिता निकालेंगे तो C = अब यहाँ पर वैल्यू को हम रख देंगे। चलिए, चार्ज कितना है? 0.12 और हमारे पास वोल्ट कितना दिया है? 5 वोल्ट। कैलकुलेशन करेंगे तो ये दशमलव का 1 हो जाएगा और ये 2 शून्य हो जाएंगे दोस्तों। अब ये हो गया, ये 12 हो जाएगा तो 2 छक 12, 2 पंचे 10, 50 हो गया, 2 तिया 6, ये 25 बार हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/25 पाँचे 125। अब कैलकुलेशन करोगे 125 में आप क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 125 का भाग किस में देंगे दोस्तों? 3 में देंगे, भाग जाएगा नहीं, 0 उतारेंगे, फिर 30 हो जाएगा, फिर भाग देंगे, फिर 0 उतारेंगे, ठीक है, तो 300 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो मान है ये यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये निकल जाएगा 0.0254 फैराड। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे यहाँ पर, किस कैपेसिटर में कैपेसिटी दर्शाने के लिए कलर कोड का उपयोग नहीं किया जाता? तो ऐसा कौन सा कैपेसिटर है जिसमें कैपेसिटी को दर्शाने के लिए कलर कोड का उपयोग नहीं किया जाता? बेसिकली कलर कोड जो दोस्तों रजिस्टर में भी, रजिस्टेंस में भी यूज़ किया जाता है, रजिस्टेंस में भी यूज़ किया जाता है। तो किस कैपेसिटर में कैपेसिटी दर्शाने के लिए कलर कोड का उपयोग नहीं किया जाता? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर होता है उसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में यहाँ पर आप देखेंगे तो कलर कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कैपेसिटर होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है दोस्तों, जिसमें कैपेसिटर में उसकी कैपेसिटी दर्शाने के लिए कोई कलर कोडिंग नहीं होती इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में। तो ये था दोस्तों आज वन लाइन फैक्ट। और ये वन लाइन फैक्ट कभी कभी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं और यहीं से 4 ऑप्शन के रूप में भी इसको बनाकर दिया जाता है। तो वन लाइन फैक्ट को मेरे समझाने के पीछे रीज़न यही था कि हमें जो है की पॉइंट्स भी याद होना चाहिए। वन लाइन फैक्ट भी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है इसे हमें याद रखना चाहिए, ताकि हम इसके 4 ऑप्शन के रूप में इसको यदि कहीं देखें तो इसका आंसर हमें पता रहे। तो दोस्तों ये तो था वन लाइन फैक्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जिस स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल के प्रैक्टिकल के पूरे वीडियो, थ्योरी के पूरे वीडियोस, ITI थ्योरी के पूरे वीडियोस, ITI प्रैक्टिकल के पूरी वीडियोस और यहाँ पर अदर जो दोस्तों अदर जो है वीडियोस भी आपको प्राप्त होंगे। मतलब अलग अलग यदि एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई जानकारी वो भी आपको यहाँ से प्राप्त होगी। कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी होगी आपको। उसके बाद यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो एग्ज़ाम से रिगार्डिंग जो है, जो वैकेंसीज है उसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। ITI अप्रेंटिस कब कब निकलती है उसकी जानकारी होती है। मतलब ITI वाले स्टूडेंट के लिए तो सुनहरा है भविष्य उनका, और उनके लिए जितनी भी वैकेंसीज आती है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, हम वो कलेक्ट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।